दोस्तों बोर्ड सर पे है और मुझे ये अच्छे से पता है कि अभी तक आपने इंडियन इको को हाथ नहीं लगाया होगा। अरे भाई किसका मन करता है हिस्ट्री में जाने का, लेकिन बच्चों आधी अधूरी पढ़ाई से एसआरसीसी का किला फतेह नहीं होगा। तो अगर एसआरसीसी के दरवाजे के अंदर एंटर करना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं खुद एसआरसीसी गया हूं तो मैं आपका हाथ पकड़ के लेकर जाऊंगा एसआरसीसी। दोस्तों तो एडू कैप्टन के साथ जुड़े रहना अगले 2 महीने और इंडियन इको को अपनी खून में उतरते देखना। 200 साल दोस्तों, 200 साल अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज किया। 200 साल दोस्तों, सुनते हो ना, मतलब हमारी उम्र भी नहीं है, हम तो कहां ही होंगे। हमें ये सबको पता है 200 साल राज किया, लेकिन किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि हमारा देश जब हमें सौंपा गया तो वो कैसी हालत में था। जब ब्रिटिशर्स बाय बाय करके जा रहे थे और हमारे देश की चाबी हमें पकड़ा रहे थे तो कैसी हालत थी। जब हमने उन्हें बाय करा और मुड़ के देखा भाई ये क्या कर गए हमारे देश का, तो इसी को हमने डिटेल में पढ़ना है। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश कैसा था? हमारा देश एकदम हरा भरा खुशहाली, जैसे एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है। किसी चीज की कमी नहीं थी, सोने की चिड़िया बोला जाता था। एग्रीकल्चर तो इतना स्ट्रांग था कि 2/3 पॉपुलेशन को उसने एम्प्लॉयमेंट दी हुई थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का लोहा माना जाता था पूरी दुनिया में। लेकिन एक अंधेरी रात, बैटल ऑफ प्लासे 1757 के बाद अंग्रेजों की इनकमिंग हुई हमारे देश में। उसके बाद जो जो हुआ वो हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले। स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे। मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन है। ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी थी, वो ब्रिटिशर्स की इनकमिंग से पहले कैसे थी। तो आइए जानते हैं हमारी इकोनॉमी के बारे में। तो जो आपकी ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन थी, जब वो इंडिया में आई तो वो आई थी एक बैटल ऑफ प्लासे, जो कि 1757 में। ये ईयर्स याद रखने बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन हुई थी बैटल ऑफ प्लासे से, जो कि हुई थी ईयर 1757 में। और जो मेन पर्पस था ब्रिटिश रूल का इंडिया में आने का, ब्रिटिशर्स का इंडिया पे रूल करने का, वो था कि वो उनकी इकोनॉमी को सर्व करेगा। सबको पता था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक तबाही सेक्टर है, वो विस्फोट सेक्टर है, वो बहुत ही तगड़ा सेक्टर है। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव था कि इनके एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट करके हम अपनी इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करेंगे, वहां से रॉ मटेरियल डेराइव करेंगे। अच्छा, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया एक हंसती खेलती इकोनॉमी थी। जैसे एक क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में दिखाया जाता है कि ये घर कितना खुश था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले दिन क्या होने वाला है उनके साथ। ऐसा ही कुछ हमारी इकोनॉमी में भी हुआ। बहुत अच्छी खासी हमारी कंट्री जा रही थी। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, 2/3 ऑफ द इकोनॉमी वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो मेगा एम्प्लॉयमेंट थी एग्रीकल्चर में। और जो हमारी इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था, उसका लोहा तो पूरी दुनिया मानता था। हमारी इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। और फिर एक अंधेरी रात में ब्रिटिशर्स आए और सब उल्टा हो गया। अब स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने इंडिया को क्या कर दिया। उन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर से हमारे यहां से रॉ मटेरियल लेकर जाएंगे और फिर उनकी इंडस्ट्रीज में उन रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स बनाएंगे और फिनिश गुड्स को वापस इंडिया में लेकर आकर बेचेंगे। मतलब हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊ। कोई भी कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री के इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करती है, उस वर्ड को बोलते हैं कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन, जी हां। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी। देखो, ऐसे तो देख के पता नहीं चलता इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इसके लिए डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बने हैं। तो उस वक्त के टाइम पे काफी सारे लोगों ने, काफी सारे स्पेशलिस्ट ने अपने अपने एस्टीमेट दिए। उन एस्टीमेट्स में डॉक्टर VKRV राव का भी था, डॉक्टर दादाभाई नरोजी का भी था, विलियम दिग्बाई का भी था, पिनले सिराज का भी था, एक्सेट्रा।
लेकिन जो डॉक्टर VKRV राव का जो एस्टीमेट था वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना गया। और उन्हीं के अकॉर्डिंग इंडिया जो है ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1900 से 1950s के अराउंड, इंडिया की जो ग्रोथ थी वो 0.5% से भी कम थी, और उनका जो रियल आउटपुट, एग्रीगेट रियल आउटपुट, जितनी प्रोडक्शन हो रही थी वो 2% से भी कम थी। तो ये बहुत ही बैड सिचुएशन डिपिक्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमी। अब चलते हैं हम डिफरेंट सेक्टर में और उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसे सबसे पहले, जैसे मैंने बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मेगा एम्प्लॉयमेंट थी हमारी कंट्री में, तो अंग्रेजों के आने से हमारी एग्रीकल्चर पे क्या फर्क हुआ। नियरली 85% पीपल जो थे वो विलेजेस में रह रहे थे और अपना एग्रीकल्चर, जैसा कि हम जानते हैं विलेजेस में ज्यादातर एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है और वो होता है एग्रीकल्चर। इवन देन इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। देखो, अगर किसी सेक्टर में 85% लोग काम कर रहे हैं और इंडिया की पॉपुलेशन पहले से ही काफी ज्यादा रही है, तो वहां पर आउटपुट तो बहुत अच्छा आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमारी कंट्री जो थी वो फूड में और रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। हमें बाहर की कंट्रीज की मदद मांगनी पड़ी, हमें अमेरिका से काफी ज्यादा फूड इंपोर्ट करना पड़ा, फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़े, तब जाकर हमारी इकोनॉमी में थोड़ी सी सिचुएशन इंप्रूव हुई। तो एग्रीकल्चर इतना अच्छा होने के बावजूद ब्रिटिशर्स की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए। अच्छा, इसका रीजन क्या था कि हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो स्टैग्नेटेड हो गया। इसका एक सीधा क्वेश्चन आता है 3 या 6 नंबर में। तो क्या रीजन थे कि हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो रुक सा गया था, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो सबसे पहला जो रीजन है और सबसे मेन रीजन है वो है जमींदारी या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो ओनर्स थे उनको हटा दिया, उनके लैंड उनसे छीन लिए और अपने बंदे अपॉइंट कर दिए जिनको वो जमींदार बोलते थे, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम हमारे लिए इनसे टैक्स कलेक्ट करोगे, जिसको आप लगान मूवी देखी है ना, वो भुवन वाली, और वो कचरा जो ऐसे बॉलिंग डालता था, जी हाँ वही लगान वाली, वो वैसा ही कुछ होता था कि जमींदार जो थे वो पुअर पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे इन स्पाइट ऑफ उनकी सिचुएशन क्या थी, और जमींदार कुछ करते भी नहीं थे उनकी सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए। सिर्फ उनका एक ही काम था कि भैया इनसे रेंट कलेक्ट करो, इनसे लगान कलेक्ट करो। अच्छा, वो भी फोर्स थे, वो भी मजबूर थे। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ब्रिटिशर्स उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा देते, उनकी जॉब से हटा देते और फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते। अच्छा, एग्रीकल्चर को ब्रिटिशर्स ने कमर्शियलाइज कर दिया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर में लोग ज्यादातर अपने लिए बनाते थे कि भैया जितना बनाया है उसी में हम जी लेंगे, उसी में खा लेंगे और उसी में पी लेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि तुम इसको कमर्शियलाइज करो। कमर्शियलाइज करो मतलब तुम ज्यादा बनाओ ताकि आप मार्केट में इसको ले जा सको, प्लस आप फूड क्रॉप हटा दो, अब आप कैश क्रॉप्स ग्रो करो। फूड क्रॉप से एकदम दूर हो जाओ और कैश क्रॉप ग्रो करो, जिसमें कॉटन, जूट, क्योंकि भैया उन्हें तो अपना मतलब चाहिए था, उन्हें तो अपना उल्लू सीधा करना था, उन्हें तो रॉ मटेरियल लेकर जाने थे अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज के लिए। तो वो फूड ग्रेन्स का क्या करते, उन्हें तो कैश क्रॉप चाहिए थे। तो इसीलिए उन फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि आप कैश क्रॉप्स ग्रो करो। अच्छा, इससे क्या होता था, इससे फेमाइन्स बहुत आते थे उस टाइम पे, क्योंकि जब फार्मर्स को फोर्स किया जाता था आप कैश क्रॉप ग्रो करो तो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाएगी, और फूड ग्रेन शॉर्ट होने से हमारी कंट्री में फेमाइन विच इज भुखमरी आ जाती थी और काफी लोगों की मौत हो जाती थी। अच्छा, एग्रीकल्चर में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज या फिर लो यूज ऑफ फर्टिलाइजर से हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होती गई। इसीलिए 85% ऑफ पीपल वर एंगेज इन एग्रीकल्चर, इवन देन आल्सो हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाई। अच्छा, ये तो था एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब चलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का लोहा माना जाता था पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्हें भाई चिढ़ हो रही है, उन्हें जलन हो रही है अंदर से, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या करा हमारी इंडस्ट्रीज के साथ, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इंडिया वॉज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये हमें अच्छे से पता चल गया। लेकिन ब्रिटिश रूल आने से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गिरने लग गई और इसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। इसका मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रीज बंद होने लग गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर उनके शटर डाउन होने लग गए। और इसका सिर्फ 2 मोटिव थे, टू फोल्ड मोटिव नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है
तो इसके दो मोटिव थे ब्रिटिशर्स के कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्यों बंद करवाई उन्होंने। सबसे पहला था टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, एंड दूसरा टू सेल गुड्स इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। ये दोनों मोटिव उनको पूरे करने थे, इसके लिए उन्हें हमारी इंडस्ट्रीज को बंद करना बहुत ही जरूरी था। अच्छा, ये टू फोल्ड मोटिव से याद आया, एक स्टूडेंट की लाइफ में भी दो मोटिव होते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना विद हैविंग सम फन, और दूसरा अच्छी मेहनत करके अच्छा स्कोर करना। अच्छा, ये दोनों का ख्याल, दोनों मोटिव का ख्याल एडू कैप्टन आपका भरपूर रखता है। आप एडू कैप्टन के प्रीमियम कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर उनकी फैकल्टी बहुत ही फन तरीके से डिटेल में सारे कंसेप्ट समझाती है, डाउट सेशन लेती है, प्लस और भी कई फैसिलिटीज देती है। तो एडू कैप्टन के प्रीमियम कोर्सेज को जरूर चेक करना। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर चैप्टर, डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज जो थी वो कम हो गई। अब डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी क्या होती है? अब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अच्छी थी तो पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडस्ट्रीज से जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फ्री एक्सपोर्ट्स कर दिए फूड ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप्स पे, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज में लेकर जा सके, और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स पे हैवी ड्यूटी लगा दी, मोटा मोटा टैक्स लगा दिया, ताकि उससे क्या हो कि एक इंडस्ट्री जो है, एक फैक्ट्री ओनर जो है वो एक्सपोर्ट ना कर पाए हैंडीक्राफ्ट गुड्स। और इंपोर्ट भी उन्होंने फ्री कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में फिनिश गुड्स लाने थे। तो आप देख सकते हो कितना नाजायज हो रहा था उस वक्त हमारी कंट्री के साथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलते हैं कि इस वजह से क्या हुआ। इस वजह से हमारी कंट्री में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। क्या हो गई? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, क्योंकि फिनिश गुड्स बाहर से आ रहे थे, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हुई, तो ऑब्वियसली जो लोग काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में वो अब अनएम्प्लॉयड हो गए। कैपिटल गुड्स की हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड्स कौन से? ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा। पब्लिक सेक्टर जो था वो सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन और पोर्ट जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस में ही इन्वॉल्व था, उसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं था। मेजर ब्रेक थ्रू हमारे सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को तब मिला जब टाटा ने अपना टिस्को स्टार्ट किया 1907 में जमशेदपुर में। ठीक है जी, जमशेदपुर टाटा, इफ यू रिमेंबर, बहुत अच्छे इंसान। अच्छा, जो जूट मिल थी वो ज्यादातर डोमिनेट कर ली फॉरेनर्स ने, एंड वो ज्यादातर कंसंट्रेटेड थी बंगाल में। कॉटन इंडस्ट्रीज जो थी वो महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में ही कंसंट्रेटेड थी। तो हम देख सकते हैं हमारी इंडस्ट्रीज की कितनी हालत खराब थी। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इंडस्ट्रीज जो थी वो सिर्फ कॉटन और जूट तक रह गई थी, उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो नेग्लिजिबल, निल के बराबर हो गई थी। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का सीन। अब देखो, अभी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, उसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो अब हमें हमारी इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। अच्छा, इंडिपेंडेंस एक पर्सन की लाइफ में मॉडर्न इकोनॉमी में कब मिलता है? जब उसकी जेब में अच्छा पैसा होता है, और अच्छे पैसे के लिए आपका अच्छा करियर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मजा भी आ रहा हो और उसमें हैप्पी इनकम भी कमा रहे हो आप। तो इसी के लिए आप देख सकते हैं एडू कैप्टन की नो योर करियर वीडियोस, और उसकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप करियर डिस्कशंस का पार्ट बन सकते हैं। मूविंग ऑन टू दी फॉरेन ट्रेड, जैसे कि हमने बात करी कि बहुत ज्यादा हमारा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता था और उसके अलावा काफी सारी चीजें होती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर हो गया, रॉ मटेरियल्स का, लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिको, जूट एक्सेट्रा, और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। मैक्सिमम जो मोनोपोली थी वो एक्सपोर्ट की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, मतलब सिर्फ हमारा यहां से ब्रिटेन तक जाता था मैक्सिमम ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और भी कई कंट्रीज थी वो भी ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में थी ज्यादातर, जैसे चाइना हो गई, वो ब्रिटिशर्स के अच्छे फ्रेंड्स थे। सिलोन जो आज की डेट में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, पर्शिया जो आज की डेट में ईरान के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक हमारा फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि वो टोटली ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा, ब्रिटिशर्स को पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनको इंडिया से अगर अपनी कंट्री में सामान लेकर जाना होता था तो उनको ऑल द वे अफ्रीका से पूरा घूम के जाना पड़ता था। लेकिन स्वेज कैनाल, जो कि एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, एक आर्टिफिशियल पानी का एक बॉडी है, एक वाटर बॉडी है, उसमें स्वेज कैनाल की हेल्प से, जो कि बना था 1869, ईयर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्रिटिशर्स को एक डायरेक्ट रूट मिल गया और उनका टाइम और पैसा दोनों बचने लगा, और उनके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा इजी हो गया, और हमारा एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ गया। अच्छा, अब देखो, एक्सपोर्ट तो बहुत हो रहा था, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स का बहुत हो रहा था हमारी कंट्री से ब्रिटिशर्स में,
तो इसका मतलब है हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट सरप्लस भी होगा, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, अगर उसके पास एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा खासा पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी कंट्री में तो भैया चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं ब्रिटिशर। तो जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस आता था वो अपनी पेमेंट्स के लिए, अपने यूज के लिए, कि जो ब्रिटिश ऑफिसेस उन्होंने इंडिया में खोल रखे हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्होंने इंडिया में अपॉइंट करे हुए हैं, या फिर और कंट्रीज से जो उनकी वॉर चल रही है, या फिर जो डिफरेंट सर्विसेज वो ब्रिटिशर्स की यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो पेमेंट यूज करते थे। तो अगेन हमारे साथ बहुत ही बुरा हो रहा था। अच्छा, मूविंग ऑन टू दी डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या आता है? डेमोग्राफिक कंडीशन में आता है लिटरेसी रेट, हेल्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एक्सेट्रा। तो ब्रिटिशर्स की इनकमिंग से या ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान हमारे डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसे थे, ध्यान से देखना। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा ऑफिशियल सेंसस जनगणना जो हुई थी वो 1881, ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, 18, इसी को उल्टा कर दो 81, और फिर ये उसके हर 10 साल बाद होने लग गया। एक 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, क्योंकि उसमें डेमोग्राफिक चेंज बहुत ज्यादा हुआ था। इसी वजह से 1921 को क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट भी काफी ज्यादा था, जैसे 48 पर 1000 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, हमें सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि क्या था, हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये होते क्या है। और जैसे बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर, एंड डेथ रेट होता है नंबर ऑफ पीपल डाइड पर 1000 इन अ ईयर। उसके बाद लिटरेसी रेट, पढ़ने लिखने, कितने लोगों में क्षमता है पढ़ने लिखने की। तो लिटरेसी रेट जो था वो काफी ज्यादा लो था, 16%, और अगर हम फीमेल देखें वो तो उससे भी आधा था, विच इज 7%। बहुत ही खराब, मतलब पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ 16% लोग ऐसे थे जिनको पढ़ना और लिखना आता है। एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, लिटरेसी की बात हो रही है, दी एबिलिटी टू रीड एंड राइट। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारी कंट्री में वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज एकदम ना के बराबर थी, बहुत ज्यादा पुअर थी, जिस वजह से आप देख सकते हैं डेथ रेट भी काफी ज्यादा था। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। 218 पर 1000 था उस वक्त जब ब्रिटिश रूल था, और अच्छा अब ये 2011 में वो हो गया 44 पर 1000। तो आप देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट चेंज आया है। तो इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर प्रेजेंट। मूविंग ऑन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी तो सिर्फ 44 इयर्स थी। अच्छा, 44 इयर्स आज की डेट में देखें, मतलब उस वक्त 44 इयर्स ऑन एवरेज लोग मर जाते थे, और आज की डेट में तो अच्छा खासा है। तो अगेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। मूविंग ऑन टू ऑक्यूपेशनल सेक्टर, कि एक सेक्टर में कितने बंदे अपॉइंटेड थे। तो हमने ये शुरू में भी पढ़ा कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा थे, अप्रोक्सीमेटली 85 या फिर अप्रोक्सीमेटली 75% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से अपनी लाइवलीहुड डेराइव करते थे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स में एक डिक्लाइन दिखाई दिया गया कि एग्रीकल्चर पे लोगों की डिपेंडेंस वहां पर कम हो रही थी, और बाकी स्टेट्स में जैसे कि ओडिशा, राजस्थान और पंजाब जैसी में इंक्रीज दिखाई दिया एग्रीकल्चर। तो ओवरऑल बैलेंस्ड था। मूविंग ऑन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एक्सेट्रा, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। तो डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज मिनिमल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और सिर्फ कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट थे सिर्फ वही डेवलप हुए, उसके अलावा कोई भी नहीं हुआ। रोड्स क्यों बिल्ड करी गई? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव था कि भैया आर्मी जो है ब्रिटिशर्स की इधर से उधर इजीली घूम सके और रॉ मटेरियल्स की मूवमेंट भी इजीली हो सके। पीपल जो रूरल एरियाज में रहते थे वो नेचुरल कैलेमिटीज तक, पीपल जो रूरल एरियाज में रहते थे उन तक फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती थी नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान, और उसकी वजह से काफी मौतें होने लग गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो ब्रिटिश रूल की मानी जाती है, जिसका हम आज भी उनको थैंक्स करते हैं, वो है इंडियन रेलवे, जो कि 1855 में उन्होंने ओपन किया था। वो है रेलवेज इन इंडिया, जो कि उन्होंने 1850 में ओपन किया था। अच्छा, रेलवेज ओपन करने से क्या हुआ था? हमारे स्टेट के बीच में जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स थे कि लोग इधर से उधर नहीं जा सकते थे, दूसरों के कल्चर को आप एंजॉय नहीं कर सकते थे, वो खत्म हो गया था, और एक इंटीग्रेशन बढ़ी थी, लोगों के बीच में यूनिटी बढ़ी। अच्छा, रेलवेज की वजह से ही कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर उनके लिए भी इजी हो गया था, और हमारे विलेजेस में फैसिलिटीज भी पहुंच पा रही थी।
तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू इंडिया। अच्छा, वो जो फायदे हो रहे थे रेलवे से वो इकोनॉमिक फायदे नहीं थे, वो सोशल फायदे थे, लेकिन इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे थे हमें रेलवे से, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए मूवमेंट ऑफ गुड्स बहुत ही इजी हो गया था, तो उनका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बहुत बढ़ गया था। कोस्ट कैनाल जो थे वो बनाए गए थे उड़ीसा कोस्ट पे, लेकिन फिर उनको बंद कर दिया था बाद में कि सीवेज से, उड़ीसा के सीवेज से सामान नहीं लेके जाया जाएगा। पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो थे वो मोस्ट पॉपुलर मींस ऑफ कम्युनिकेशन थे, या तो खत डाल के या फिर टेलीग्राफ डाल के, इन दोनों से ही कम्युनिकेशन हो पाता था, क्योंकि आज की तरह पहले स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। रेलवे बनाने के पीछे ब्रिटिशर्स के 3 मेन रीजन थे। सबसे पहला क्या था कि इंडिया पे उनका और कंट्रोल बढ़ जाए, जिन स्टेट्स में, जिन विलेजेस में वो नहीं जा पा रहे, रेलवे एंड रोड के थ्रू वो जा सकें। उसके बाद प्रॉफिट्स अपना बढ़ा सके फॉरेन ट्रेड की वजह से, और उसके बाद ब्रिटिशर्स अपने फंड्स को यूटिलाइज कर सके किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट में। तो ये 3 उनके फायदे थे, जिसपे अगेन एक अच्छा खासा थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अब लास्ट में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन आपके सामने है, एक नॉर्मल बंदा भी ये सब पढ़ने के बाद, ये सब सुनने के बाद एक कंक्लूजन निकाल सकता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को पूरी तरह से चूस लिया था, कि हमारी कंट्री माल न्यूट्रिशन, जैसे आपने देखा एक माल न्यूट्रिशन बंदा कैसा सा हो गया था, वैसा सा हमारी कंट्री में कुछ हाल हो गया था। एंड इट रिजल्टेड इन लार्ज स्केल पॉवर्टी, स्टैग्नेशन, रुक गई थी हमारी इकोनॉमी, और बैकवर्डनेस, पीछे जाने लग गई थी, डेवलपमेंट के बजाय बैकवर्डनेस होने लग गई थी। तो आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ कितना गलत किया। तो इसीलिए आज की डेट में हम कंप्लेंट बहुत करते हैं, यार ये गवर्नमेंट है या वो गवर्नमेंट है हमारी इकोनॉमी सारी खराब कर दी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यार पास से अगर हम कंपेयर करें तो हमारी इकोनॉमी में कितनी डेवलपमेंट हुई है। पिछले 200 साल में जो हमारे साथ बुरा किया गया था वो सिर्फ 10, 20, 30 सालों में नहीं सुधर सकता, हमें टाइम चाहिए। तो आज की डेट में हम फिर भी बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत अच्छी सिचुएशन पे बैठे हैं, तो हमेशा इसका थैंकफुल रहना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये वीडियो देखने से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी आनी चाहिए, जिसके लिए आप एडू कैप्टन पे फ्री मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एडू कैप्टन के चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। तो अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर पे, तब तक ऑल द बेस्ट।